स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने इस वीडियो में एक स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म जिसे हम नॉर्मेलिटी के नाम से जानते हैं, हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक हमने आपके पास कई वीडियोस पोस्ट किए हैं। अगर उसमें से कल मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया, आज मैं स्पेशली नॉर्मेलिटी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और इनमें नॉर्मेलिटी इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के तरीके दिए होते हैं, तो इसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। और तमाम एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लास 11, क्लास 12, क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन भी एक चैप्टर आएगा जिसमें इसका यूज होता है। तो इसलिए आज हम नॉर्मेलिटी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी जिसे हम एन से डिफाइन करते हैं। अगर हम इसका डेफिनेशन बोले तो कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स की जो संख्या होती है वही उसकी नॉर्मेलिटी कहलाती है। और अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो क्या होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, ये फिर से मैं बता रहा हूं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। फिर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करें तो n इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट स्मॉल w और इक्विवेलेंट मास होता है E अपॉन V, बट ध्यान रखेंगे इट इज इन लीटर। दिस इंप्लाइज अगर ये लीटर में ना हो, आपको मिलीलीटर में लिखना हो तो देन n इज इक्वल टू w बाई E अपॉन V अपॉन 100। जहां भी ये 1000, जहां भी 1000 इंडिकेट करे इसका मतलब दिस वॉल्यूम इज टेकन इनटू मिलीलीटर। और जब हम इसको फाइनली लिखेंगे तो जैसा मैं कल के वीडियो में बताया था कि एक फार्मूला बनेगा W इज इक्वल टू NeV अपॉन 1000। और इस 4 वेरिएबल्स में से W है, N है, E है, V है, इस 4 वेरिएबल्स में से हमें अगर 3 वेरिएबल की वैल्यू पता है तो हम चौथे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन और नॉर्मेलिटी का फार्मूला। यहां से अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मेलिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है विच इज बेस्ड ऑन द नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज नॉर्मेलिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी इक्वेशन जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि नॉर्मेलिटी इक्वेशन कहाँ लगाया जाता है। ये किन्हीं 2 सॉल्यूशंस के लिए लगाया जाता है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा जब उस सॉल्यूशन को और डाइल्यूट कर दिया जाता है तो बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन वी कैन से दिस इज नॉर्मेलिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी इक्वेशन जो होता है उसको कहते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N into V, the product of normality and volume is known as the gram equivalents। तो इसको कहेंगे बिफोर डाइल्यूशन
और इसको बोलेंगे आफ्टर डाइल्यूशन। तो इस तरह से बिफोर डाइल्यूशन की वैल्यू हो गई n1v1 और आफ्टर डाइल्यूशन की वैल्यू हो गई n2v2। इसमें 4 वेरिएबल्स दिए गए हैं n1v1 और n2v2। तो इन 4 वेरिएबल्स में 3 की वैल्यू दी रहेगी और हम चौथे की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉर्मलिटी इक्वेशन वी कैन सॉल्व मेनी मोर क्वेश्चंस। इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में जो रिलेशन होता है वो होता है नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर। मैं आपको बता चुका हूं कि n फैक्टर क्या होता है। अगर किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी पता है तो हम उसकी मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं, उसकी मोलैरिटी पता है तो उसकी नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है? n फैक्टर किसी भी एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी होती है, n फैक्टर किसी भी बेस के लिए उसकी एसिडिटी होती है, n फैक्टर किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट आर गेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस, चाहे वो एसिड हो, बेस हो, आयन हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, हम उसका n फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें n फैक्टर की वैल्यू पता है और नॉर्मलिटी या मोलैरिटी में किसी एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट मास, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे। इसके लिए मैं आपको, तो अगला जो मेरा टॉपिक होगा उसी के लिए कहेंगे हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास। हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास, आज का टॉपिक ये होगा कि हम किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का अगर इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो क्या होगा? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। अगर हमें किसी भी एटम का, सपोज करिए हमको कैल्शियम का एटॉमिक ई निकालना हो, ई ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 और इसकी वैलेंसी होती है 2, तो दिस इज इक्वल टू 20। नंबर 2, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन क्या होगा? इसकी वैल्यू होगी फार्मूला मास ऑफ आयन डिवाइड बाय चार्ज ऑन आयन। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, ई वी आर गोइंग टू फाइंड, सपोज कर लिए हमने कार्बोनेट आयन का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो कार्बोनेट आयन का ई जो होगा वो क्या होगा? फार्मूला मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का 16 into 3 is equal to 48 और चार्ज इज प्रेजेंट 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 डिवाइड बाय 2 which is equal to 30। नंबर 3, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। एसिड का जो इक्विवेलेंट मास होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। एसिड की बेसिसिटी, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया कि H2SO4 का अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो H2SO4 का बेसिसिटी, H2SO4 की बेसिसिटी 2 होती है
और इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा, मॉलिक्यूलर मास इसका होगा 2 + 32 + 64 और डिवाइड बाय बेसिसिटी इसकी 2 होती है। दिस इज इक्वल टू 98/2 विच इज इक्वल टू 49। आप कैसे जानेंगे कि इसकी बेसिसिटी तो होती है? द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन इज नोन एज द बेसिसिटी ऑफ द एसिड। तो इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर मास 98 होगा और इसकी बेसिसिटी 2 होगी, तो देयरफॉर द टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 49। तो वी कैन से 49 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके बाद इसी तरह से हम किसी भी बेस का इक्विवेलेंट मास फाइंड कर सकते हैं, और बेस का इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए हमने जो फार्मूला लिखा है वो लिखेंगे, क्या होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ द बेस इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस डिवाइड बाय एसिडिटी। नंबर 4, इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस is equal to molecular mass divided by बेस है तो इसकी एसिडिटी फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने E का NaOH का E निकालना है, मींस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास इसका होगा 23 + 16 + 1 और एसिडिटी इसकी 1 होगी, तो दिस इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 40। एसिडिटी क्यों 1 होगी? बिकॉज NaOH को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल गिव 1 हाइड्रोक्साइड आयन। तो कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH आयन इज नोन एज द एसिडिटी ऑफ अ बेस। नंबर नेक्स्ट 5th वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इक्विवेलेंट मास of an oxidizing या reducing एजेंट, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइड बाय n फैक्टर। n फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय 1 मॉलिक्यूल। कैसे n फैक्टर निकालेंगे? किसी भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का अगर हमको इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, और n फैक्टर इसके लिए क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो गया इसका फार्मूला। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उस एग्जांपल को लेकर के आपको समझाऊंगा, जो बार बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, क्लास 11, क्लास 12 और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बार बार इसका एग्जांपल पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू डिफरेंट मीडियम्स? देयर आर 3 मीडियम्स, वन इज एसिडिक, सेकंड वन इज द एल्कलाइन और थर्ड वन इज द न्यूट्रल वन। इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नंबर फर्स्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4, ये ध्यान रखिएगा। इक्विवेलेंट मास KMnO4 का होगा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है, एसिडिक मीडियम में आपको कोई एसिड लेना होगा, सपोज के लिए आपने H2SO4 ले लिया तो ये बनेगा MnSO4। सेकेंड वन, तो यहां से हम उसका मैग्नीज Mn का ऑक्सीडेशन नंबर इस पे लिखेंगे +7 और यहाँ +2। तो देयरफॉर E इज इक्वल टू, अगर हम यहां से निकालें तो E ऑफ दिस वन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4
डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। इसमें आपने देखा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 हो रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर में भी चेंजिंग। या तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट, या दूसरा डेफिनेशन कह सकते हैं फैक्टर इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। तो यहाँ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में 5 का चेंजिंग हुआ, तो E = हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ KM4 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 158 डिवाइड बाई 5, इसकी वैल्यू होगी 31.6। सेकेंड वन ये पहला था। अगर हम सेकेंड की बात करें KMnO4, ये बेसिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम है, ध्यान दीजिएगा एल्कलाइन मीडियम में। अगर ये एल्कलाइन मीडियम में KOH सपोज करिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जो कंपाउंड बनाएगा K2MnO4, यानी पोटेशियम परमैंगनेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द पोटेशियम मैग्नेट। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। तो इसमें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 की चेंजिंग होती है, तो यहाँ E की जो वैल्यू होगी वो होगी 158/1 विच इज इक्वल टू 158। नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर थर्ड हम देखेंगे KMnO4 अगर न्यूट्रल मीडियम में रिएक्ट कर रहा है तो ये जो कंपाउंड बनाएगा होगा MnO2। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो इसके अंदर जो चेंजिंग होगी +3 की हो रही है, तो E की जो वैल्यू होगी वो 158 डिवाइड बाई 3, तो दिस इज इक्वल टू, इस तरह से हम एसिडिक मीडियम में KMnO4 का जो E होगा इक्विवेलेंट मास होगा 31.6, बेसिक मीडियम में जो उसका इक्विवेलेंट मास होगा 158, और जो न्यूट्रल मीडियम में होगा उसकी वैल्यू होगी 52.66। लेकिन यहाँ एक बहुत पॉइंट की बात मैं बताऊंगा कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल या एल्कलाइन दोनों सेम होता है, यानी कि जब एग्जाम में पूछे या क्वेश्चन में पूछे कि इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम या एल्कलाइन मीडियम, तो आपका आंसर ये नीचे वाला होगा। ये किसके लिए होगा? व्हेन द सॉल्यूशन इज मच एल्कलाइन या स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। तो जब स्ट्रॉन्ग टर्म दिया हो कि स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, तो देन ओनली वी कैन यूज द KMnO4 इज कन्वर्टिंग इनटू द K2MnO4। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सप्लेनेशन वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे वो आयन के फॉर्म में हो, चाहे वो एटम के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी सॉल्ट के फॉर्म में हो। तो इस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे। यह वीडियो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा सहायता देगा इक्विवेलेंट मास फाइंड करने में और नॉर्मलिटी फाइंड करने में। अगला वीडियो आपके पास फिर कुछ दिनों में मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।